हेलो, गुड इवनिंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये वन डायमेंशनल मोशन जिसको हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे और ये जो है वो आपके काइनेमेटिक्स का पार्ट है। तो थोड़ा-सा इसका इंट्रोडक्शन अपन देख लेते हैं। काइनेमेटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है? तो काइनेमेटिक्स वर्ड का मतलब अगर मैं इस काइनेमेटिक्स वर्ड को अलग-अलग करके देखूँ, जैसे काइ का मतलब होता है आपके मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है आपकी मैथ्स। मतलब इस पूरे चैप्टर के अंदर हम मोशन की बात करेंगे और जनरली मतलब मोस्ट ऑफ यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन जो है उसकी बात यहाँ पर की जाएगी। लीनियर मोशन जिसको बोला जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। तो मोशन से रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर बात होगी काइनेमेटिक्स के अंदर और उस मोशन से रिलेटेड जितनी भी मैथ्स है वो सारा का सारा हमको इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। बहुत सारी वेरिएबल्स हैं जिनको आपने पहले सुना भी है इस चैप्टर के अंदर। जैसे कि आपने क्लास 9 के अंदर इसको सुना होगा डिस्टेंस को। ठीक है, उसके बाद आपने डिस्प्लेसमेंट सुना हुआ है पहले से आपके। इनके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, इनका जितना भी डेफिनेशन वगैरह जो भी है वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। स्पीड भी आपने सुना होगा पहले कहीं ना कहीं। एक आपकी वेलोसिटी जो होता है इसको भी आपने कहीं सुना है। एक्सेलरेशन। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं स्पीड के अंदर हम एवरेज स्पीड को पढ़ेंगे। उसके बाद वेलोसिटी के अंदर एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज जिसको हम वी से डिनोट करते हैं। उसके बाद इंस्टेंटेनियस जो हमारा वेलोसिटी होता है उसको हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। एक्सेलरेशन इसके अंदर हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। उसके साथ साथ इंस्टेंट या इंस्टेंटेनियस जिसको अपन बोलते हैं एक्सेलरेशन वो भी इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह सब कुछ हमको इस चैप्टर के अंदर कवर करना है। इनका ग्राफिकल मेथड, इक्वेशन ऑफ मोशन का कैलकुलस मेथड क्या होता है, डिफरेंशिएशन कैसे किए जाते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है, कितने टाइप का इंटीग्रेशन होता है, वो सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए हम इस चैप्टर को यहाँ पर अब शुरू करने जा रहे हैं। जिसके अंदर हमारा सबसे पहला टॉपिक जो होगा वो है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इसका कॉमन मीनिंग अगर अपन देखने जाए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का मतलब होता है आपके द टोटल द टोटल पाथ लेंथ टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। आपका कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल जो है वो कितना पाथ ट्रैवल कर रहा है अपनी जर्नी के दौरान, वो उसका डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस जो है वो आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसके पास डायरेक्शन और यूनिट सॉरी डायरेक्शन इसके पास नहीं रहेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड और यूनिट इसके पास है। यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या है, तो एमकेएस यूनिट जो है, ऐसा यूनिट बोल दो इसको, वो इसका रहता है मीटर। डायमेंशन की बात करें तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड अगर अपन लेंथ जो है वो हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस जो है उसका डायमेंशन हो जाएगा एल। ठीक है, और डिस्टेंस जो होता है उसको ऑलवेज डिस्टेंस ऑलवेज हम पॉजिटिव लेंगे। डिस्टेंस ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, इसको हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं डिस्टेंस से रिलेटेड। इसका सिंबल हर जगह अलग अलग मिलेगा आपको, कहीं पर एल मिल सकता है, कहीं पर डी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर एक्स लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें, उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है उसको हम यहाँ से डिस्टेंस से रिलेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक केसेस ऐसे हैं जहाँ पर हम उसको डिस्टेंस से रिलेट करेंगे। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, टोटल हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कितना लेंथ ट्रैवल करता है। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एमकेएस यूनिट इसकी मीटर होती है, डायमेंशन इसकी है और इसको हमेशा पॉजिटिव करना है। ठीक है, यहीं पर मैं आपको एक साथ ही डिस्प्लेसमेंट की बात बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, दोनों को एक साथ लिख सकते हैं ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में आपत्ति या दिक्कत नहीं हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जिसको एस से डिनोट किया जाता है और बहुत सारी जगह पे ये एक्स भी लिखा गया है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑफ अ पार्टिकल या ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। अगर फॉर्मूले की बात की जाए यहाँ पर, तो इसका फॉर्मूला एस इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई लिखा जाता है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसी के अंदर तीन केसेस आपको देखने मिल सकते हैं। पहला केस इसके अंदर कौन सा है कि अगर मेरा फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन के इक्वल हो गया तो मैं ये कहूँगा कि डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो है। अगर ऑब्जेक्ट का फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से बड़ा है, मतलब ग्रेटर देन इनिशियल पोजीशन, देन एस पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर हमारा फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से लेस देन, तो एस जो है वो हमारा हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है,
तो ये केसेस पे डिपेंड करेगा, लेकिन आप इस चीज़ों को ध्यान रख सकते हो कि अगर फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 होगा, फाइनल ग्रेटर देन इनिशियल होगा तो इस टाइम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। अगर फाइनल हमारा लेस देन इनिशियल पोजीशन है तो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। डायमेंशन और यूनिट इसकी भी वही रहती है जो आपकी डिस्टेंस की रहती है, क्योंकि ये भी एक तरह से डिस्टेंस को मेजर कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो इसका भी यूनिट आप चाहो तो एमकेएस यूनिट इसका आप लिख सकते हो, क्या होता है, मीटर। और डायमेंशन इसकी हो जाएगी है, डायमेंशन इसकी हो जाएगी है, ठीक है। ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ये थोड़ा ध्यान रखें, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो हमने वेक्टर्स के अंदर पढ़ा रखा है, जिनके पास डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट ये तीनों चीज़ें हैं, वो आपकी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर का हमने पहले ही बता दिया आपको, इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो ये आपकी मोटी मोटी बातें होगी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, कब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, ये सारी चीज़ें हमें। अब इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कौन कौन से आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, या कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको पूछा जा सकता है, तो चलिए उनकी बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स की डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कौन कौन से बनते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसमें हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं इन सभी इन द गिवन डायग्राम्स, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में पॉइंट ए से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और पॉइंट बी मतलब उसी पोजीशन पे आके पार्टिकल जो है वो अपनी जर्नी फिनिश करता है। हमको ये पूछा गया कि इस क्वेश्चन के अंदर कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है और सर्कल की लेंथ क्या होती है, अगर मैं इसकी रेडियस कह दूँ आर है, अगर इसका रेडियस मेरा आर है तो डिस्टेंस मेरी हो जाएगी यहाँ सर्कुलर पाथ की जो लेंथ बनती है 2πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो होता है शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट पाथ हम ढूंढेंगे और वो पाथ हमको देगा डिस्प्लेसमेंट, सबसे छोटा रास्ता होगा। तो इस तरह से जहाँ से शुरू करा वहीं पे खत्म कर दिया। अभी हमने एक केस पढ़ा था कि अगर हमारा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो तब हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज क्या रहता है, जीरो। मतलब ए से शुरू करा और ए पे ही खत्म करा तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो ये ध्यान रखना, पॉइंट बी वहीं पर मैंने लिखा हुआ है जहाँ से उसने अपनी जर्नी शुरू करी, ठीक है। इसी के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन अपन है, जैसे कि ये आपका एक सेमी सर्कुलर पाथ है। इस सेमी सर्कुलर पाथ में पॉइंट ए से पार्टिकल अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ये मोशन कर रहा है, ठीक है। और इस सेमी सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो हमको आर गिवन है। पूछा इसने ये है कि डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस इसके अंदर हो जाएगी आपकी, या आधा सर्कल चला, जब पूरा सर्कल चल रहा था तब 2πr, तो आधा सर्कल चलेगा तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी πr। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन कुछ ना कुछ है हमारे पास, तो इनिशियल पोजीशन हम जीरो मान लें और शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना है, तो ये रास्ता तो बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा रास्ता ये है, ठीक है। तो सबसे छोटा रास्ता ए से बी तक जाने का कौन सा हो जाएगा, ये इसका डायमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा सेमी सर्कुलर पाथ का हमारे पास 2r, रेडियस हमको गिवन है, ठीक है। एक तो इसी के अंदर थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ मैं, जैसे कि आपको एक क्यूब दे रखा है, इस क्यूब के अंदर क्यूब की जो साइड है वो हमको दे रखी है ए, और पार्टिकल पॉइंट ए से अपना मोशन जो है वो स्टार्ट करता है और वो कुछ इस प्रकार से चलता हुआ पॉइंट बी तक पहुंच रहा है, ठीक है। मतलब ये क्यूब की सारी साइड इक्वल होती है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। अब हमको ये पूछा गया इसके अंदर कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, चलिए इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो ए से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये पाथ थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसका सबसे छोटा पाथ कौन सा हो जाएगा, इसका बॉडी डायगोनल बन जाएगा ये। तो इस क्यूब का सबसे छोटा ए से बी तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता इसका बॉडी डायगोनल होगा, और क्यूब का बॉडी डायगोनल बच्चों आपको पता होता है a√3, ठीक है। इसका बॉडी डायगोनल होगा a√3, और जो बॉडी डायगोनल होगा इसका वही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आएगा a√3। अगर इसका आपको प्रूफ चाहिए तो आप क्या करोगे, जहां से इसने शुरू करा है ओरिजिन पॉइंट लेगा, उसको पॉइंट को ए के कोऑर्डिनेट आपके पास 0 0 0 हो जाएंगे, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके पास ए और -a होगा, ठीक है। जेड एक्सिस में वो पीछे की तरफ जा रहा है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट को हम -a यूज करेंगे। अगर आप ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करोगे, मैथमेटिक्स अगर इसके अंदर आप यूज कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हमारे पास यहाँ पर निकल कर आएगा √a² + a² + -a², मतलब ये बनेगा आपका a√3, और यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है और यही हमारे क्यूब का डायमीटर है। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वही a√3, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है आपको एग्जाम के अंदर, जैसे अपन इस क्वेश्चन को हटा देते हैं यहाँ पे और यहीं पे अपन क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा है, जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ के इस पॉइंट से पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लेते हैं,
और इस पॉइंट पे पार्टिकल ने अपनी जो जर्नी है उसको खत्म करी, मतलब ए से चलकर बी तक पहुंचा। इसने ये बोला है कि जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस हमको दे रखी है कितनी है, आर। ठीक है, अगर ये रेडियस है तो ये भी हमारा क्या होगा, रेडियस हो जाएगा आर। अब हमको इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा डिस्प्लेसमेंट, तो ए से बी ये घूम कर आएगा, तो सबसे छोटा रास्ता तो ये दिखा हमको, सबसे छोटा रास्ता इसका ये रहेगा। और ये जो रास्ता बना, थोड़ा सा लाइन अपनी सीधा करते हैं इसका, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ बना, और इसके अंदर एक चीज ये भी है कि ये एंगल अगर आपके पास थीटा है, तो ऐसे क्वेश्चन का आप कैसे फाइंड करोगे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए इसके लिए सीधा सा एक फॉर्मूला है 2r sin थीटा बाई 2r sin थीटा बाई 2। ठीक है, कैसे ही जैसे कि आपको ये सर्कुलर बात है, पॉइंट ए से शुरू करा, पॉइंट बी पे खत्म कर रहा है, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगर सपोज मान लो आपको ये सर्कुलर बात है, दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ से शुरू करा और यहाँ पे खत्म करा, उसने एंगल आपको दिख गया उसमें 60 डिग्री है, तब आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिंपल सा ये फॉर्मूला यूज करना है 2r sin थीटा बाई 2, और थीटा की वैल्यू गिवन है तो वो हमको प्रूव करना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में 60 दे दे तो 60 बाई 30 डिग्री हो जाएगा, 90 दे दे 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और एंगल थीटा ही दे रखा है तो फिर आंसर यही होगा 2r sin थीटा बाई। इसका भी प्रूफ होता है, वेक्टर से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर मैं इस ट्राइंगल को बाहर निकाल दूँ, इस पूरे ट्राइंगल को अगर मैं बाहर निकाल दूँ और यहाँ पे वेक्टर सब्ट्रैक्शन में यूज करूँ, जैसे इस पॉइंट को ओ दे दे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन अगर हम यूज करते हैं, ये हमारा r1, ये वेक्टर r2 और ये रिजल्टेंट d लिख लेते हैं। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, रिजल्टेंट सॉरी r2 को दे रहा है, रिजल्टेंट r2 को दे रहा है और d हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो r2 की वैल्यू आएगी r1 प्लस d, r2 इक्वल टू आएगा r1 प्लस d। ये ट्राइंगल से चल रहे हैं हम। ठीक है, जो ये प्रूफ लिखा हुआ उसकी बात कर रहे हैं, ये जो फॉर्मूला 2r sin थीटा बाई 2 कहाँ से है, यहाँ से अगर आपको d की वैल्यू फाइंड करनी है तो d इज इक्वल टू आप लिख पाओगे r2 माइनस r1, मतलब वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो गया, दो वेक्टर्स का यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है और उससे हमको d का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो d का मैग्नीट्यूड हमको मिलेगा, ये वेक्टर्स के अंदर आपने देखा होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1, अगर ऐड होते तो आप प्लस यूज करोगे और सब्ट्रैक्ट हो गए तो माइनस यूज करोगे। ठीक है, ये पूरा मतलब वहाँ पर दे रखा है वेक्टर के अंदर, मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। अब अगर मैं r1 r2 को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग r कंसीडर कर लेता हूँ, ये बन जाएगा r स्क्वायर 2r स्क्वायर और ये बनेगा माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से 2r स्क्वायर कॉमन निकलेगा और कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को आप यूज करोगे 2r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2r स्क्वायर, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं अपन, ये हो जाएगा रूट ऑफ 2r स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा और ये बनेगा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला है। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, डायरेक्ट आंसर लिख दिया हमने यहाँ। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, रूट में है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, और ये फाइनल हमारे पास निकल के आएगा 2r साइन थीटा बाई 2। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला था 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ से अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं रिजल्टेंट ए बी डिस्टेंस जो हमको फाइंड करना है, डी का मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है, वो मिलेगा 2r साइन थीटा बाई 2। ये ध्यान रखें 1 माइनस कॉस थीटा जिसको अपन लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, चलिए तो ये कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और आपको इसके अंदर बता देते हैं, इसी के अंदर हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे कि आपको कुछ पाथ दे दिया जाए, आपको दे दिया है कि कोई पार्टिकल है जो आपके ईस्ट में चला पहले 5 मीटर, फिर वहाँ से इसने टर्न ले लिया और वो चला आपके 4 मीटर नॉर्थ में। ठीक है, डायरेक्शन का तो आपको पता ही है, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। इस हिसाब से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा है डायरेक्शन के हिसाब से, ठीक है, तो पहले अपन 5 मीटर ईस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसने कहा 4 मीटर नॉर्थ में चला ये, और फिर वहाँ से शार्प टर्न लेके ये आपके 8 मीटर चला वापस ईस्ट की तरफ। ठीक है, पार्टिकल पॉइंट ए से अपना जर्नी स्टार्ट कर रहा है और पहले ईस्ट में चला 5 मीटर, फिर वो शार्प टर्न लेके चल रहा है नॉर्थ साइड में 4 मीटर, और फिर वापस उसने शार्प टर्न लिया और वो आपके चला ईस्ट साइड में वापस, और कितना चल रहा है 8 मीटर चल रहा है। अब इसके अंदर हमको ये पूछा गया कि डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा आपका टोटल पाथ लेंथ कितना 5 4 और 8, ये हो गया आपके 9 5 प्लस 4 प्लस 8, ये हो गया आपका 17 मीटर हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ है ए से बी तक पहुंचना, हमको सबसे छोटा पाथ कौन सा होगा, ये वाला होगा, इसके अलावा कोई दूसरा पाथ हमको दिखेगा नहीं सबसे छोटा, क्योंकि यहाँ से ही चल के जाएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब इस एडी लेंथ को कैसे फाइंड करें जो कि हमारे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देगा। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए
हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे और उस रेक्टेंगल के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आप उसको जैसा नहीं लिखना चाहिए, वैसे ये 4 और 8 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अगर 4 मीटर है तो रेक्टेंगल के अंदर ये वाली लेंथ भी क्या होती है, 4 मीटर, ये 8 है तो ये भी 8 मीटर। ठीक है, यहाँ से आप एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज करोगे और इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल बना तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप यूज करोगे तो एडी की वैल्यू, मतलब हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं थोड़ा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, इस एडी लेंथ को फाइंड करोगे और रेक्टेंगल हमने बनाया है। ठीक है, और उस रेक्टेंगल से ये 4 मीटर, ये 4 मीटर, ये 8 था तो ये क्लियर। अब यहाँ पर एडी लेंथ हमको फाइंड करनी है, तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस हमारा कितना होगा, ये बेस हो जाएगा, इसको ओ कहते हैं अपन, तो ए से ओ हमारा बेस होगा 5 + 8 13 स्क्वायर। ठीक है, प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा 4 स्क्वायर। ये हो गया हमारा 169 प्लस 16, इन दोनों को ऐड करो, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के अगर डायरेक्शन के हिसाब से अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आप इनके ऐसे क्वेश्चन के साथ ऐसे डील कर सकते हो। ठीक है, अगला टॉपिक मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब। ठीक है, इतने हैं और जितने अच्छे क्वेश्चन हमको लगे वो सारे क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पे बता दिए। डायरेक्शन वाले को बता दिए, सर्कल वाले को बता दिए, एंगल के साथ में कैसे डील करनी है सर्कुलर पाथ को, वो भी हमने आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हम लेते हैं स्पीड, और इसके साथ में एक चीज लिख देता हूँ, वेलोसिटी। मैं इनको शुरू करूँ उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, एक और चीज़ बता देता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। डिस्टेंस जो होता है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन, इस चीज़ को आप नोट कर लें। डिस्टेंस या तो आपके डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा या फिर डिस्टेंस जो है वो आपके डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इनके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर कोई केस नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं स्पीड और वेलोसिटी, दोनों को एक साथ ले लेते हैं हम, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, पहले फॉर्मूले की बात करें। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपके, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, और डेफिनेशन के हिसाब से अगर इसको लिखना है तो डिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पर यूनिट टाइम, सॉरी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम, ठीक है, वो आपका रहेगा स्पीड। यूनिट इसकी होती है स्पीड की, जो यूनिट होती है उसको लिखा जाता है मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस का मीटर होता है और टाइम का हो जाएगा सेकेंड। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हो जाएगी आपकी L t-1, और ये आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपका स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसी के साथ में स्पीड का एक और फॉर्मूला जिसमें अपन एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं, जिसके बहुत सारे क्वेश्चन हमको करने हैं। एवरेज स्पीड जो है उसको लिखा जाएगा आपकी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आपके एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसा ही हम वेलोसिटी के अंदर देखें, वैसे दोनों के सिंबल भी यूज किए जाते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी स्पीड होता है। ठीक है, वेलोसिटी से हम क्या चीज़ें निकाल सकते हैं, इस मोशन के अंदर हम वेलोसिटी का यूज करते हैं, तो वेलोसिटी से हमको कौन कौन सी बातें पता लग सकती है। तो सबसे पहली बात तो इसके अंदर यही याद रखनी है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो हम कहाँ से पता लगा सकते हैं, वेलोसिटी से। डिस्प्लेसमेंट से हम डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता नहीं लगा सकते हैं, ये ध्यान रखना। वेलोसिटी से डायरेक्शन ऑफ मोशन का पता लगता है कि हमारा पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डेफिनेशन की बात करें, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो आपका वेलोसिटी है। वेलोसिटी का यूनिट क्या रहता है, इसका मीटर पर सेकंड यूनिट है। उसके बाद इसकी भी डायमेंशन L t-1 है, और ये आपका वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरी बात, इसके अंदर आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी याद रखना है। वी एवरेज इक्वल होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, और इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा जाता है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है वी एवरेज का, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। तो डिफरेंशिएट कर पाओगे आप स्पीड और वेलोसिटी को, अगर डिफरेंशिएट करना पड़ा तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है। वेलोसिटी इसके अंदर याद रखिए डायरेक्शन ऑफ मोशन, इसी से पता चलता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है।
डिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्पीड होता है और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम जो है वो स्पीड होता है और डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होता है। यूनिट दोनों की सेम है, डायमेंशन दोनों की सेम है, ये स्केलर है, ये वेक्टर है। ठीक है, इन फॉर्मूले से पता लग रहा होगा कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्लियर है, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड हमारा स्केलर होगा। उसके बाद एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, जिसको डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं। डेल्टा का यूज कब करना है और डेल का यूज कब करना है। ठीक है, अगर आपके चेंजेस बड़े हो रहे हैं, ठीक है, डेल्टा अपन डेल्टा टी और डी ओपन डी टी, जब चेंजेस जो है ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड टाइम की बात करते हो यहाँ पे डेल्टा ओपन डेल्टा टी, टाइम में जो वेरिएशन है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो उस टाइम आप डेल्टा का यूज़ करते हो। और डी बाई डी टी का यूज़ तब किया जाता है जब आपको टाइम जो है वो लेस देन 1, मतलब 0.001 सेकेंड 0.006 सेकेंड, ऐसा कहीं आपको टाइम देना है, बहुत ही छोटा टाइम, मतलब नियर बाय जीरो के आसपास अगर आपके टाइम की वैल्यू आपको बताई जा रही है या क्वेश्चन के अंदर गिवन है या उस टाइम से रिलेटेड हमको वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह फाइंड करना है, तब हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो इसके बाद आपकी 10 के बाद वही आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, उसके बाद इंस्टेंट वेलोसिटी और इंस्टेंट एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, तो अभी उसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, आज की जो मेन बात है उसी यहाँ पर हम चलेंगे। जैसे कि आपको स्पीड और वेलोसिटी का पता लग गया होगा अभी, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिखूँ यहाँ पर, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, अ मैन goes half distance with v1 speed and remaining half distance with v2 speed. Then calculate, then find average speed. Then find average speed of a man. ठीक है, then find his एवरेज स्पीड, उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। उसने अपना आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से चला है और अगला आधा जो है v2 स्पीड से चला है। सपोज अपन यहाँ पे कंसीडर कर लें कि पॉइंट ए से उसने शुरू करा है, पॉइंट बी पे खत्म कर रहा है, तो ए से बी का जो टोटल डिस्टेंस है वो मैं डी कंसीडर कर लूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें से आधा डिस्टेंस जो है वो v1 स्पीड से चला और अगला आधा जो है v2 स्पीड से चला। ठीक है, आधा डिस्टेंस मतलब बी का डी/2 हो जाएगा, यहाँ पे डी का हमको एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना इसका डी है, ए से बी तक का डी डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, जिसको हमने कंसीडर किया टोटल टाइम। जैसे मैं कह दूँ कि ए से हाफ डिस्टेंस कवर करा उसने टी1 टाइम में और नेक्स्ट हाफ जो है वो उसने कवर करा टी2 टाइम में। टी1 प्लस टी2 टोटल टाइम हो जाएगा, अभी हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय टी1 और टी2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम स्पीड वाला फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये वाला फॉर्मूला दोनों जगह को यूज करना है, ए से ओ में और ओ से डी में। ए से ओ में टी1 की वैल्यू आ जाएगी डी ओपन 2v1 प्लस ओ से डी में हो जाएगी डी ओपन 2v2। कॉमन निकलेगा हमारे पास यहाँ पे डी बाई टू कॉमन निकलेगा, 1/v1 बचेगा, 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है, डी से डी कैंसिल हो गया, आंसर बनेगा हमारा 2। और इसको अगर एलसीएम लेके सॉल्व करें तो v1 v2 ऊपर चला जाएगा और v1 प्लस v2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा एवरेज स्पीड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर अपन चेंज करें, मैन गोज हाफ डिस्टेंस विद, इसी क्वेश्चन को अगर अपन चेंज करते हैं, जैसे कि मैन गोज हाफ डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिमेनिंग हाफ विथ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमको पूछा गया कि एवरेज स्पीड कितनी है, सीधा ये फॉर्मूला लगाना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि वो अपना आधा डिस्टेंस 20 किलोमीटर पर आवर से और अगला आधा जो बचा वो 40 किलोमीटर पर आवर से कंप्लीट करता है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी यहाँ से 2 इंटू 20 इंटू v2 हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 40, तो ये आंसर बनेगा 2 इंटू 20 इंटू 40 800 हो गया और ये हो गया 60। ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ, 80/3 हमारा आंसर होगा, 80/3 मीटर पर सेकंड ये आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप सीधा इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या यूज कर रखी है। ठीक है, थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को और चेंज कर लेते हैं। यही क्वेश्चन जो है इसको कुछ ऐसे पूछ लिया जाए। क्वेश्चन क्या है, a boy goes half distance with v1 speed and remaining half distance with v2 speed in two equal
टू इक्वल टाइम पीरियड। देन कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होगी यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला वही है, लेकिन इसने ये कहा है ए से बी तक वो चल रहा है, बी डिस्टेंस मान लो अगर वो चल गया तो उसमें से आधा डिस्टेंस वो है वो v1 स्पीड से चल रहा है, आधा v2 स्पीड से चल रहा है। लेकिन इसने ये कहा है कि ये सारी चीजें थ्रू इक्वल टाइम इंटरवल में होती है, टाइम पीरियड इसका सेम दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए एवरेज स्पीड वही फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस तो डी है, टोटल टाइम कितना होगा, तो टोटल टाइम इसके अंदर क्या करना है, इक्वल टाइम इंटरवल में टू इक्वल टाइम पीरियड का मतलब हो गया 2t टाइम में लिखना होगा। अब t की वैल्यू कितनी होगी, तो वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड इसके पास कितनी है v1 और दूसरी कितनी है v2, तो हमारा टोटल टाइम जो होगा वो हो जाएगा d अपॉन v1 प्लस v2, ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाय 2 इंटू d अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। d से d कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा यहाँ पर v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। ये याद रखना, अगर टाइम इंटरवल टाइम पीरियड जो है वो आपकी उसने इक्वल कर रखा है तो उस टाइम आपको याद रखना है एवरेज स्पीड v1 प्लस v2 बाई 2 होगी, ठीक है। और अगर आपका हाफ डिस्टेंस और रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस का टाइम जो है वो कुछ अलग अलग दे रखा है, ठीक है, या उसने क्वेश्चन के अंदर ये जिक्र नहीं कर रखा कि टाइम जो है वो आपको इक्वल दे रहा है, तो आपको वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके साथ में जाना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपका कैलकुलेशन बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा v1 प्लस v2 बाई 2। इसी के अंदर अपन एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं इसके अंदर, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो भी जनरल क्वेश्चन, साइक्लिस्ट travels 200 meter east in 20 seconds and turns around 50 meter west in 10 seconds, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ये आपको फाइंड करना है, ठीक। क्वेश्चन क्या है, साइक्लिस्ट ट्रैवल्स 200 मीटर ईस्ट इन 20 सेकंड एंड टर्न्स अराउंड 50 मीटर वेस्ट इन 10 सेकंड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर ये पूछा है कि एवरेज स्पीड कितना होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसमें कितना कवर किया है, पहले 200 चला ईस्ट में और फिर बाद में चला 50 मीटर वेस्ट में, तो टोटल तो हो गया 200 प्लस 50 और टोटल टाइम कितना 20 प्लस 10, 20 सेकंड प्लस 10 सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारा 250 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 25/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसके बाद इसने हमको दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना, तो पहले वो चला है ईस्ट में कितना 200 मीटर, फिर वहां से उसने शार्प टर्न लिया और वो वापस चला आपके 50 मीटर वेस्ट में, ठीक है। ये चला आपके 20 सेकंड में और फिर ये चला आपके 10 सेकंड में, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, पहले 200 ईस्ट में चला फिर 50 मीटर वेस्ट में चला, तो हम लिखेंगे 200 माइनस 50 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो गया हमारा कितना 15/3 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है। क्लियर है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया हमने, 200 ईस्ट में चला तो पहले वो 200 ईस्ट की तरफ चला, फिर वो बाद में 50 मीटर, ठीक है, वापस टर्न मारा उसने और टर्न लेने के बाद 50 मीटर वेस्ट में चला 10 सेकंड में, तो इसीलिए यहाँ पर 200 माइनस 50 हमारा क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। शॉर्टेस्ट पाथ फर्क कितने का आया, 150 का ही फर्क आएगा, शॉर्टेस्ट पाथ भी देखोगे तो 150 का फर्क आएगा, तो 150/30 ये हमारा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अनदर completes 1 length around a 400 meter track in 60 सेकेंड। कोई रनर है जो एक लेंथ पूरा कर रहा है अपना 400 मीटर का
60 सेकंड के अंदर। पूछा इसमें फाइंड एवरेज एवरेज वेलोसिटी ऑफ रनर्स व्हेन इट कंप्लीट हिज कंप्लीट जो लिखा इट कंप्लीट 1 लैप। तब वो अपना एक लैप पूरा कर पाएगा, मतलब जब वो अपना एक लैप पूरा कर लेता है तब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। 400 मीटर का ट्रैक है, 60 सेकंड के अंदर इसने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखनी है कि मान लो एक सर्कुलर पाथ में उतर गया, ऐसे चल सकता है, एक ट्रैक दे रखा है, हम पाथ अपन चल सकते हैं, तो वो यहाँ से शुरू कर रहा है और एक लैप पूरा करेगा, यहीं पे खत्म होगा। जिस पोजीशन से उसने स्टार्ट करा वहीं पर तो उसका टर्मिनेशन पॉइंट होगा, वहीं पे उसका पूरा ट्रैक जो है वो लैप जो है वो पूरा करेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट हमारा ये होता है कि जहाँ से वो शुरू करता है वहीं पे अगर उसने खत्म कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है। और टोटल जो टाइम है वो हमको दे रखा है 60 सेकेंड का। तो एवरेज वेलोसिटी पूछी है, एवरेज वेलोसिटी यहाँ कितनी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल है, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी हमारी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये याद रखना, पूरा लैप कर रहा है, जब वो अपना एक लैप कंप्लीट करता है तब उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है वो हमको पूछी गई थी। तो जहाँ से शुरू करा वहीं पे खत्म हो गया वो, तो डिस्प्लेसमेंट से। अगर यहाँ पर आपको एवरेज स्पीड पूछता, एवरेज स्पीड के अंदर आपको टोटल ट्रैक का लेंथ दिया 400 और टाइम दिया उसने 60, तो आपका एवरेज स्पीड आता है 40/6 या इसको 20/3 मीटर पर सेकंड आप लिखते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्पीड जो आ रही है वो आ रही है 20/3, लेकिन एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, हमारा फाइनल और इनिशियल पोजीशन क्या है, इक्वल है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो हमारी क्या होगी, यहाँ पर जीरो होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। हाँ को चलिए, तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है वो आपको होमवर्क में करने हैं। पहला क्वेश्चन जैसे मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। अ ट्रेन मूव्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी। कोई ट्रेन है जो आपके स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ मूव कर रही है। ये स्टेशन बी ए ले लो, इसको बी ले लो, और ए से बी का जो डिस्टेंस इसने दिया वो 200 किलोमीटर दिया है, ठीक है। और इसने कहा है 4 घंटे, इसके लिए टाइम भी दिया, ए से बी का जो टाइम दिया 4 आवर। इट देन कंटिन्यूस टू स्टेशन सी, फिर बी से सी की तरफ कंटिन्यू करता है वो, और वो 100 किलोमीटर चला, ठीक है। और ये कितने टाइम में चल रहा है, सेम डायरेक्शन इन 2 आवर, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है 2 आवर। तो हमको इसके अंदर पूछी गई है एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, लीनियर पाथ में चला है तो शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा, तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 200 + 100, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो जाएगा 4 + 2 6 आवर। तो ये आप कर लेना, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। वैसे पूरा ही बता दिया, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, 200 + 100 डिवाइडेड बाय 6 जो भी आएगा वो आंसर आपके एवरेज वेलोसिटी होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अ कार ट्रैवल्स नॉर्थ एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, इसके बाद ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। क्वेश्चन में दे रखा है ये नॉर्थ की तरफ जा रही है 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ की स्पीड दी है इसने 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और टाइम दिया है 10 सेकंड दे रखा है, ठीक है। उसके बाद देन टर्न्स ईस्ट एंड ट्रैवल्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यहाँ से चला ईस्ट की तरफ, और यहाँ की जो स्पीड इसने दी है वो ईस्ट में 30 मीटर पर सेकंड, और टाइम इसने दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है अनदर 10 सेकंड, मतलब टाइम की वैल्यू दे रखी है 10 सेकंड, ठीक है। पूछा इसमें क्या है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करने कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट इसने दिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले नॉर्थ डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे और फिर ईस्ट डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ आपको मिलेगा यहाँ से, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे इस पॉइंट को हम कहते हैं ए और इसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा 200 मीटर, ठीक है। जैसे आप कहते हो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होगा। तो ये फॉर्मूला आपको नॉर्थ डायरेक्शन में और ठीक आपको ईस्ट डायरेक्शन में दोनों जगह चलाना है। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट आएगा 200 और यहाँ का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 300 मीटर। इस सेम फॉर्मूला आपको दोनों जगह यूज रिजल्टेंट फाइंड करना, राइट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर ये 90 डिग्री है और ये आपका थीटा आप ले सकते हो, ठीक है। जो भी इसको अपन 90 ले रहे हैं, थीटा ये भी हो सकता है, ये 90 माइनस थीटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अपन थीटा ले रहे हैं, तो ये हो गया, ये थीटा है, तो ये 300 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट है और ये 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट नॉर्थ साइड का। तो रिजल्टेंट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से यूज करना, आपको मिल जाएगा 300 स्क्वायर प्लस 200 स्क्वायर। तो ये जो भी वैल्यू आए वहाँ से आप ए से ओ, मतलब ओ से ए ये जो भी डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगी, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट पाथ ये होगा। तो ये हमारा नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, और टोटल टाइम हमको पहले से गिवन है, यहाँ का 10 सेकंड और यहाँ का भी 10 सेकंड, तो टाइम हो जाएगा आपका 20 सेकंड। तो टोटल टाइम जो है, ठीक है, टोटल जो है वो तो हो गया 20 सेकंड, और डिस्प्लेसमेंट आपको नेट फाइंड करना है, ठीक है। टोटल आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, मैंने बता दिया आपको। यहाँ का डिस्प्लेसमेंट आएगा नॉर्थ का, तो ऐसे लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉर्थ प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईस्ट, यहाँ से आपको मिल जाएगा। और ये पाइथागोरस से यूज करें तो स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी वैल्यू आए वो आपको यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कल हम लेकर आएंगे इंस्टेंट
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अभी पूरा बाकी है हमारा, उसके अंदर एवरेज एक्सेलरेशन वगैरह सब आएगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इसके अंदर है मोशन अंडर ग्रेविटी, जो कि हम प्रयास करेंगे कल की वीडियो में हम सारे ही टॉपिक्स अब बचे जो हैं इस चैप्टर के अंदर वो हो जाए।